लेट अस नाउ कंटिन्यू आवर सीरीज। आप देखोगे कि काफ़ी सारे टॉपिक्स को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज़ बार बार लिखी गई है। जब ये किताब बनी भी होगी तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक इंडिविजुअल ने मिलके बनाई होगी। तो बहुत सारे लोग मिलकर जब एक किताब को बनाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि अब ये रीजनल स्टेट्स का ये टॉपिक था ना, मैंने इसमें बोला। तो अगर आप देखोगे तो हम जब ऊपर भी पढ़ रहे हैं तो भी तो हम यही चीज़ें पढ़ रहे हैं ना कि जो रीजनल स्टेट्स है वो जो हैं वो उनका राइज हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक हो रही है, तो रीजनल स्टेट्स का राइज हो रहा है, बट नो बडी एल्स इज एबल टू थिंक अबाउट देम। तो वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। सो ऑनेस्टली, अगर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं जेन्यूनली इस पूरी की पूरी पीडीएफ को कवर करना चाहता हूँ। बट कोई भी मैच्योर सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट होगा, उसे भी पता होगा कि एंड टू एंड किताबें कवर नहीं की जाती। ना ही लक्ष्मीकांत एंड टू एंड की जाती है, ना ही स्पेक्ट्रम, और ना ही कोई दूसरी किताब। आप चाहते क्या हो? आप ये चाहते हो कि मैं उस टॉपिक की फ़िलॉसफ़ी को समझूं। अगर मुझे वो टॉपिक की फ़िलॉसफ़ी आती है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। इसीलिए बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स हमेशा कहते हुए दिखेंगे कि भाई, इफ़ यू कैन राइट 5 पॉइंट्स अबाउट समथिंग, देन डोंट बॉदर रीडिंग इट अगेन। आगे बढ़ जाओ। चलिए, अब हम मराठास का देखेंगे। क्या मराठास के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्या? आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मराठास जो थे वो सम ऑफ द फोरमोस्ट इम्पीरियल सम ऑफ द फोरमोस्ट कंटेंडर थे इम्पीरियल मेंटल के इंडिया में, आफ्टर द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द द मुगल पावर। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि राइज ऑफ मराठास के बारे में है, तो हमें कुछ नाम, मैं इसमें क्या जानना चाहता हूँ यार, मुझे ना कुछ नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ ये मुझे पता होना चाहिए। कभी भी यूपीएससी ऐसी नहीं पूछेगी कि ब्रिटिश मराठा से क्यों हार गए, या भाई मराठा ब्रिटिश से क्यों हार गए। ऐसे सवाल नहीं आते, है ना। क्वेश्चंस आएंगे कि मराठा की आइडियोलॉजी क्या थी, कैसे वो अपनी स्टेट बनी, है ना, कि क्या गवर्निंग प्रिंसिपल्स थे। तो ऐसे ऊपर ऊपर चीज़ें हैं। मैं मुझे पता है ना, चौथ के बारे में पता है, सरदेश मुखी के बारे में पता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू हैव आई जस्ट वॉन्ट टू रिफ्रेश माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मराठास एंड मूव ऑन। देखते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर हैव एन इम्पैक्ट। राइज ऑफ मराठास के बारे में, एकनाथ encourage pride in Marathas native language, which helped to foster a sense of community and belonging among Marathas। ठीक है, तो एकनाथ जी का नाम आ गया। ठीक है, इसके बाद मराठास एम्पायर राइज was facilitated by Maharashtra's location and natural characteristics. Long before Shivaji came to power, Marathas had acquired knowledge and training in managing affairs। ठीक है, अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन से, तो मतलब एक नाथ जी हो गए। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि मराठास के पास नॉलेज और ट्रेनिंग थी अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये सुल्तान्स के लिए भी काम करते थे, दक्खन के राजाओं के लिए भी काम करते थे, साउथ इंडियन किंग्स के लिए भी काम करते थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस शिवाजी का नाम हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब मराठास के बारे में आएगा तो शिवाजी के बारे में पता लिखना है। मतलब यू हैव टू राइट। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मतलब मैं नहीं कहता हूँ, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं जो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं कि बच्चे सब लिखते हैं, बट जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं वो नहीं लिखते, क्योंकि उनको लगता है कि इन्विजिलेटर को ये तो आता ही होगा, सॉरी, जो पेपर चेक कर रहा है उसको ये तो आता ही होगा। अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस इन साउथ, तो देख रहे हो हर हमेशा उदय तब हो रहा है जब अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस हो रही हैं। मुगल्स का फॉल के समय ही ब्रिटिशर्स का राइज हो रहा है। इन द सेम वे मराठास का राइज तब होगा जब साउथ में अनस्टेबल कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो मुस्लिम किंगडम्स इन साउथ वर इन डेंजर ऑफ disintegration due to unsteady political situation there. Political environment was favorable for Marathas to seize control। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अनस्टेबल मुस्लिम किंगडम्स ऑफ साउथ, या फिर डेक्कन मुस्लिम किंग जो किंगडम्स थे वो अनस्टेबल थे। फिर इसके बाद क्या लिखा है, शिवाजी का करिस्मेटिक नेचर था, तो ये भी लिख लीजिए, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ना। तो नाउ आई कैन इरेज दैट पॉइंट एंड आई कैन राइट दिस कि शिवाजी के कैरिस्मेटिक, हमेशा ऐसी होगा ना, हमेशा अगर किसी का राइज होगा तो उसमें एक कैरिस्मेटिक लीडर भी होगा। फिर इसके बाद इनकी एक वॉरफेयर टैक्टिक थी जिसका आंसर काफ़ी डेकेड्स के लिए किसी के पास नहीं था, जो कि था गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये बेसिकली कहते थे मराठास छोटे छोटे से हैं, ये माउंटेन्स में अपने एनिमी को ले जाते थे, एक इधर से मार के दूसरी माउंटेन में घुस जाते थे, ऐसे। चलिए, अब एंग्लो मराठा वॉर होती है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई। ठीक है, इसमें ट्रीटी ऑफ सैलवाई साइन हुई,
British recognized Madhavrao II as Peshwa and status quo was maintained. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है, जो जहाँ पे ट्रीटी ऑफ वसाई होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देवगांव होती है, फिर उसके बाद अंजना गांव अंजन गांव होती है, अंजन गांव होती है। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होती है, मराठास लॉस्ट टेरिटरी, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंक्रीज्ड। क्या मुझे ये सब याद रखना है? नहीं याद रखना है, चिल करो, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट के बाद कौन सी हो रही है, सालबाई, दूसरे के बाद हो रही है वसाई, और लास्ट में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो रही है, तो उसमें अलग अलग होती है। ये मराठास को तोड़ देते हैं इनटू व्हाट, मराठास ऑफ ग्वालियर, मराठास ऑफ पुणे एंड सिंधियास। सिंधियास करके एक था ना, सिंधियास, ग्वालियर एंड पुणे, ऐसे करके तोड़ देते हैं। सतारा, ऐसे करके तोड़ लेते हैं। ग्वालियर, पुणे एंड सतारा ऐसे करके तोड़ देते हैं, और हर किसी से एक एक ट्रीटी होगी। तो ट्रीटी ऑफ पुणे, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड ट्रीटी ऑफ मंदसौर। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है और इसमें अलग अलग ट्रीटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रीटी ऑफ पुणे, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड ट्रीटी ऑफ मंदसौर, बस ख़त्म। और कुछ भी याद नहीं रखना। और ये जो बाजीराव टू था ना, इसको बेसिकली कहते हैं कि ये विभीषण था, ठीक है। बाजीराव टू, इट वाज बाजीराव टू, जिसने कि ब्रिटिशर्स की साइड ली। और क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स की साइड ली, और क्या कहते हैं, मतलब ऐसे रघुनाथ राव करके एक थे, उन्होंने कह दिया कि मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे मुझे मेरी ये डिमांड्स हैं, इनको फुलफिल करो। तो वो नहीं लड़े। फिर सदाशिव राव गए, और सदाशिव राव को तो पता ही नहीं था कि अम, पानीपत की टेरिटरी कैसी है। तो कहते हैं ये एक मेजर रीज़न रहा मराठास की हार का। फिर इसके बाद बाजीराव टू जो है ना, ये कहने लगे कि मुझे राजा बनना है, ठीक है। और फिर ये ब्रिटिशर्स के पास गए, बोले मुझे राजा बनाओ, मैंने सुना है आप राजा बनाते हो। तो फिर ब्रिटिशर्स ने कहा हाँ बनाते हैं। तो फिर ट्रीटी ऑफ वसाई होती है, जिसमें कि मतलब ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस तो इंक्रीज हो जाता है, बट बाजीराव टू जो है उसको गद्दी भी मिल जाती है। फिर इसके बाद बात ऐसी उठती है कि बाजीराव टू को पता चलता है कि अंग्रेज कह रहे हैं कि बाजीराव टू हमारी वजह से गद्दी पे बैठा है, एकदम इनकॉम्पिटेंट है एंड ही इज फिट फॉर नथिंग। तो बाजीराव टू को गुस्सा आ जाता है। तो फिर से वो मराठास को एकजुट करता है और लड़ता है, बट ही फेल्स, ठीक है। तो ये कहानी है, ये कहानी की तरह मैंने बहुत पहले सुनी थी। तो हमें ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ पुणे एंड ट्रीटी ऑफ मंदसौर याद रखना है। ट्रीटी ऑफ वसाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई में राजा कौन थे, मतलब ट्रीटी ऑफ सालबाई में जो प्रेफरेंस थी या फिर जो सुपरस्टार थे, देवर द मराठास। मराठास ने बैंड ही बजा दी थी अंग्रेज़ों की। इंटरनल पॉलिटी की वजह से मराठास हार गए, नहीं तो मराठास बैंड बजा देते भाई, ठीक है। तो फॉल ऑफ मराठास क्या है? कहते हैं ना कि एक बड़ा स्तंभ बाहर से धक्के से नहीं गिरता, अंदर के धक्के से गिरता है। तो मराठास इंटरनली डिवाइड हो गए पॉलिटी की वजह से। तो फॉल ऑफ मराठास, वाई मराठास कुड नॉट रिप्लेस द मुगल्स। तो फिर यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि अम, जैसे कि जब शिवाजी की डेथ हुई, तो शंबाजी, जिनकी अभी जो अभी इनकी आई है ना, अभी एक वो आई है, क्या कहते हैं, इनकी मूवी आई थी संभाजी, ये और राजा राम, इन दोनों के बीच में फाइट हो गई सक्सेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये कह रहे हैं कि मतलब ये बेसिकली कन्फेडरेसी थी, वेर एज वेयर द हेड्स और सरदार भोसले होलकर शेयर्ड पावर। तो ये कह रहे हैं कि भोसले, होलकर एंड सिंधिया, है ना, इनके बीच में ही बहुत सारे जो हैं वो फैक्शंस या डिवीजन आने लग गए थे। तो पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज भी हो गई, और कोई जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। टैक्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा वीक थी, क्योंकि चौथ और सरदेश मुखरी जो थी, ये बेसिकली मतलब एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की थी, लूट के नेचर की थी। तो जब आप किसी को टैक्स दे रहे हो, लेकिन उस टैक्स के पैसे से उसको बेनिफिट वापस नहीं जा रहा, तो वो लूट हो गई। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आदमी इवेंचुअली गरीब 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 होता जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि दे वर नॉट एबल टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव रेवेन्यू सिस्टम। तो चौथ और सरदेश मुखी एक लूटिंग या स्टीलिंग का सिस्टम था, एक्सप्लॉइटेड था, तो एक्सप्लॉइटेटिव था थोड़ा सा। तो इसीलिए मतलब वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। डिप्लोमेसी वीक थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है मराठास फेल टू फोर्ज अलायंसेस विद फोर्सेस अराउंड देम बिकॉज दे डिड नॉट टेक टाइम टू लर्न व्हाट वाज गोइंग एल्सवेयर, व्हाट देयर राइवल्स वर डूइंग। तो ये यहाँ पे वही है कि डिप्लोमेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं था, ऐसे कह सकते हैं।
आगे चलते हैं। सब्सिडरी अलायंस इन एंग्लो मराठा वॉर। By signing Treaty of Vasai, Peshwa Bajirao II agreed to subsidiary alliance. This marked the downfall of Maratha Empire. भाई ये अकेले आदमी ने मराठास की बैंड बजा दी है। मतलब शिवाजी ने क्या स्टार्ट किया था, इतने डेंजरस लोग थे, राइट? इन मतलब इनका ऐसा था कि मेरे को बस गद्दी पे बिठाओ, जो करना पड़े, है ना? मतलब सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है कि मराठास अपनी आर्मी खुद नहीं रखेंगे, उनकी आर्मी को ब्रिटिश जो हैं वो ट्रेन करेंगे, और उसके लिए मराठास ब्रिटिश को पैसे देंगे। क्या फ़ायदा है? चलिए, मराठा एम्पायर आफ्टरवर्ड्स नोन एज मराठा कन्फेडरेसी ruled a sizable portion in the modern India in the 18th century. The rise of Marathas in the 17th century is a major and fascinating development in Indian history. Shivaji and the condition that shaped his and his allies' personalities are primarily to blame for the rise. बिल्कुल भाई, फैंटास्टिक। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि भाई इतना काफ़ी है। अब इतना भी नहीं लिख पाता बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है। तुमको क्या मिला? तुमको मिला चौथ, सरदेशमुखी, ठीक है? तुमको मिले भोसले, होलकर, सिंधिया। फिर उसके बाद आपको क्या दिखा? वीक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद हमको एकनाथ जी के बारे में पता चला, सेंट हैं ये। हमको शिवाजी के बारे में पता चला। हमको पता चला कि शिवाजी के दो बेटे थे, एक का नाम था राजा राम और एक का नाम था शंबाजी। और शिवाजी के जाने के बाद इन मतलब ऐसे क्या बोलते, थ्रोन की लड़ाई होने लगी। इन द सेम वे बाजीराव टू ने सब्सिडरी अलायंस कर लिया, और एक बार सब्सिडरी अलायंस हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं। इट इज़ लाइक कि तुमने अपना जो ब्लड होता है, ब्लड डोनेट कर दिया, मतलब ब्लड अपना जाने दिया, क्योंकि तुम्हें स्केलेटन से ज़्यादा प्यार था, मतलब राजशाही ज़्यादा पसंद थी। हो गया ख़त्म। अब इसके आगे आदमी क्या ही लिख लेगा भाई, इतना डीप नहीं जाना कि मैं एक एक उसके अंदर जा रहा हूँ, है ना? चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोविंशियल इनकी कैसे होती थी? सरदार होते थे या जागीरदार कहते थे, देशमुख एंड पाटिल एंड कुलकर्णी। और सेंट्रल में छत्रपति जी होंगे और उनके अष्टप्रधान होंगे, जिसमें कि पेशवा आ जाएगा, सचिव आ जाएगा, फिर उसके बाद अमात्य, मंत्री, सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव। क्या ये सब याद रखना है? यू डोंट हैव टू। एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि इतना कुछ लिख सको, ठीक है? प्रीलिम्स में ऑप्शंस होंगी, ऑप्शंस में एलिमिनेट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब यूपीएससी का ये क्वेश्चन है कि भाई पानीपत क्यों? 3 बैटल हुई वहाँ पे, पहली बैटल, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल एंड थर्ड बैटल। ये 3 बैटल होती हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भाई क्यों? मतलब यहीं पे यहीं पे ही क्यों करनी है लड़ाइयाँ, है ना? यहीं पे लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? व्हाई ऑल द बैटल्स आर हैपनिंग इन पानीपत? शायद 1556 है, आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दिस वन, है ना? व्हाई इज इट दैट ऑल द बैटल्स आर हैपनिंग हियर इन पानीपत? तो उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई इट इज़ लोकेटेड अलोंग द यमुना रिवर्स बैंक, परफेक्ट स्पॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स एंड सप्लाईज। ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कि एक कॉमर्स मतलब नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया, मतलब बेसिकली ऐसे है कि पानीपत ना जीटी रोड पे है, ग्रैंड ट्रंक रोड पर है। तो उसकी वजह से क्या होगा, दिल्ली से और बाकी पूरे इंडिया से सप्लाईज पानीपत में लेके आना आसान है। और वहाँ से ये पानीपत जो है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होता है। तो सेंट्रल एशियन आर्मीज़ को, और जो इधर से आर्मीज़ आएंगी आज के पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले एरिया से, तो उनके लिए भी सप्लाईज लाना थोड़ा आसान रहता है। एक नेचुरल गेटवे है फॉर आर्मीज़, ठीक है? और ये कह रहे हैं कि खैबर पास जो है, जो कि यहाँ पे खुलती है, उसके सामने ही पानीपत आता है रास्ते में। फिर इसके बाद यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट किंगडम्स की इंटरसेक्शन पे ये बना है, जैसे कि दिल्ली, आगरा, जयपुर एंड दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे आगरा है, यहाँ पे मान लो जयपुर है, और इनको अगर लड़ना है तो एक कॉमन बैटल ग्राउंड पानीपत हो जाएगा। फिर दिल्ली से पास में है तो राजा तो यही प्रेफर करेगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सुल्तान है वो लड़ने गया, पीछे से उसके भाई ने कब्जा लिया। फिर उसके बाद टेरेन की एडवांटेज है, क्योंकि फ्लैट टेरेन है पानीपत की, वेल सूटेड माउंटेड कैवेलरी के लिए सबसे अच्छी अच्छी जगह होती है वॉरफेयर में। क्लाइमेट कंसिडरेशंस भी हैं कि एक शॉर्टर मानसून पीरियड होता है, और इसीलिए कन्फंट्रेशन आप कर सकते हो, ईयर लॉन्ग कन्फंट्रेशन कर सकते हो। लोकल क्राफ्टमैनशिप एंड वॉर इक्विपमेंट सप्लाई, तो कह रहे हैं कि भाई लोकल्स जो हैं, वो उनकी वो अच्छे क्राफ्ट्स हैं, वॉर इक्विपमेंट
मतलब ऐसे मान लीजिए जंग हो रही है तो चीज़ें वेयर एंड टेयर तो होगा, तो लोकल्स ही आके आपकी बग्गी हाथी घोड़े जो भी हैं उनको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सही लिखा था 1526, 1556 एंड 1761 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। हमें पता होना चाहिए किसके बीच में हो रही है, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। 1556 में सेकंड होती है, किसके बीच में हो रही है, अकबर एंड हेमू। थर्ड बैटल होती है, किसके बीच में होती है, अहमद शाह अब्दाली एंड, क्या मुगल्स थे, नहीं, इट वाज बिटवीन द मराठास, एंड मराठास को कौन लीड कर रहे थे, सदाशिव राव। ठीक है, द लोकेशन ऑफ दिल्ली itself is was ideal. Delhi was well suited between two affluent agricultural regions, namely the Indus and the plains of Ganges. ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, वॉर एंड ट्रीटीज के बारे में है। ये हमको कहाँ पे हेल्प करेगा, ओनली इन प्रीलिम्स। मेंस में इतना हेल्प नहीं करता, आप बस ये लिखते हो कि ना इन्होंने मैसूर के साथ ट्रीटी कर ली। ठीक है, ऐसे करके आप लिखते हो, आप इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये फिर नोट्स में क्यों है, ये तो मेंस वाला है। भाई वो तो ऐसा बनाएंगे ना कि हर किसी के लिए वो बेनिफिशियल हो, हर कोई पढ़ ले। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट वन सिंपल थिंग, ये सब में मत जाओ। ठीक है, बस आप ये देखो कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हैदर अली जो होता है वो जीतता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, और इसके अंदर क्या होता है, ड्रॉन या फिर ड्रॉन स्ट्रगल, कि मतलब दोनों ही दो, सब मतलब कहते हैं जैसा जैसे थे वैसे हो जाते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, इसमें इंग्लिश जीत जाते हैं। टीपू सुल्तान जो होता है ना, वो उसके दो बेटों को प्रिजनर बना लेते हैं। टीपू, और ये क्यों होती है, क्योंकि ट्रेवनकोर कहता है कि अब हम मैसूर स्टेट का पार्ट नहीं है, हम उसको कोई भी पैसा वैसा नहीं देंगे। तो ट्रेवनकोर पे टीपू हमला कर देता है, और ट्रेवनकोर को प्रोटेक्शन थी ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश भी कूद जाते हैं, टीपू को हरा देते हैं। और फिर उसके बाद अब वही होता है ना कि मतलब टीपू में एक ही दिक्कत है, वो क्या है कि टीपू जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रिवन है। तो टीपू क्या करता है, अपनी आधी पकी पकी आर्मी के साथ ही फिर से कूद जाता है। और इंग्लिश इंग्लिश फिर से, मतलब वो क्या कहते हैं मतलब फिर से कूद जाता है। एंड टीपू इज होपफुल कि मतलब क्या कहते हैं, टीपू वॉज होपफुल कि ही विल विन, फ्रेंच की सपोर्ट वपोर्ट सबको आ जाएगा, बट सब उल्टा ब्लंडर हो जाता है एंड टीपू लूजेस। और यहाँ पे जो टीपू है वो ही डाइज इन द वॉर। ठीक है, एंड मैसूर जो है उसको कार्व कर लेते हैं, एक छोटी सी मैसूर स्टेट दे देते हैं वुडियार को, और बाकी पूरी मैसूर हो जाती है इंग्लिश की। बस खत्म, और कुछ नहीं। चलिए, अब जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है ना भाई, वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो पीडीएफ है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड होंगी। ठीक है, और वो की मतलब अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि मैं सब 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 करता जाऊं, तो इन दी एंड यू विल बी लूजिंग। ठीक है, हमको ये पीडीएफ ऐसे बनाई है कि भाई तू पहले स्टोरी पढ़ ले, और बाद में तू उसका कंक्लूजन देख ले। जैसे ये देखो भाई, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। द ब्रिटिश एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड देयर पावर बाय एनेक्सिंग स्टेट्स राइट फ्रॉम बैटल ऑफ पलासे इन 1757 टू एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इन 1849। ठीक है, इंट्रो मिल गया। बंगाल में बैटल ऑफ पलासे, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, किसको मारा, सिराजुद्दौला को, खत्म। बैटल ऑफ बक्सर, कौन था, फिर से क्लाइव। कौन कौन आया था, कंबाइंड आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल एंड नवाब ऑफ अवध। ठीक है, एंड द मुगल रूलर। ठीक है, और इसमें लड़ किससे रहे थे, मीर कासिम से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1765 वॉर चल रही है, वॉर खत्म होती है। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, जिसमें कि दीवानी राइट ऑफ बंगाल मिल जाते हैं, मतलब जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा सब अंग्रेज करेंगे, ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू इंग्लिश। फिर इसके बाद ड्यूल गवर्नमेंट आती है फ्रॉम 1765 टू 1772। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश की, पुलिस वुलिस जो भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब इनका, बंगाल का। मैसूर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, कोई बचा ही नहीं, टीपू सुल्तान यहाँ पे मर गए थे तो बस मैसूर कॉन्कर कर लिया। मराठास, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सैलबाई,
ये रहा, बाकी सब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ वसाई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ मराठा किंगडम बाय द ब्रिटिश। और यहीं पे हो गया था, क्या कहते हैं, सब्सिडरी अलायंस। तो पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि सब्सिडरी अलायंस कौन सी ट्रीटी के अंडर हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ वसाई के नीचे। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम सिंध में चलते हैं तो 1843 में ये लोग सिंध में नाटक कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल है एडनब्रो। सिंध वॉज मर्ज इनटू ब्रिटिश एम्पायर बाय द एफर्ट्स ऑफ चार्ल्स नेपियर। पंजाब, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। इसमें ये कहा जाता है कि सतलुज के पार इंग्लिश पंजाब और सतलुज के नीचे ब्रिटिश, तो ये सतलुज को कोई भी ब्रीच नहीं करेगा। फिर उसके बाद 1845 में 46 में हो जाती है फर्स्ट एंग्लो। 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। बस ख़त्म। क्या मुझे बहुत डीप में जाके एंग्लो सिख वॉर पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं भाई, कहाँ पूछ रहे हैं, नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि ऐसे कभी पूछा हो। मतलब अगर मुझे पूछना हो तो मैं मराठा पूछूंगा ना, क्योंकि मराठा तो कंटेंडर थे। सिख्स वर ओनली इन सम पार्ट, they were never national contenders in India. मैसूर was in is a regional power, it was never a national contender. बंगाल का भी सेम है। मुझे पूछना होगा तो मैं मराठा का पूछूंगा। यहाँ पे लिखा है एनेक्सटेशन ऑफ स्टेट विदाउट वॉर, जैसे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस होती थी टू फोर्टिफाई कंपनीज फ्रंटियर बाय एस्टैब्लिशिंग बफर जोन। जैसे अवध वॉज यूज्ड एज अ बफर स्टेट पोस्ट वॉर बैटल ऑफ बक्सर। जैसे देखो, ये बंगाल है, ये अवध है, इधर दिल्ली है। तो इनको पता है कि दिल्ली से खतरा है, तो इन्होंने अवध को एनेक्स नहीं करा, कि अगर दिल्ली से कभी भी जंग होगी तो अवध की पहले होगी फिर हमारी होगी, ऐसे करके। तो इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। फिर इसके बाद सब्सिडरी अलायंस है। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी के जो सोल्जर्स होंगे ये बेसिकली इंडियन किंग्स के अंदर इंस्टॉल्ड होंगे। कंपनी का एजेंट इंडियन किंग्स की कोर्ट में बैठेगा, और जितना भी कॉस्ट होगा एसोसिएट विद रनिंग द ट्रूप्स एंड रूलर्स मस्ट कंटिन्यू टू होस्ट ब्रिटिश सिटीजन्स इन देयर कोर्ट। इसी के साथ साथ इनका ये था कि वो किसी भी दूसरे इंडियन रूलर के साथ कंटेंट नहीं कर सकते थे, मतलब नेगोशिएट नहीं कर सकते थे विदाउट ब्रिटिश कंसेंट। और इसी के साथ साथ क्या कहते हैं, जो कोई भी यूरोपियन पावर के साथ ट्रेड करने से पहले इनको ब्रिटिश की परमिशन या ब्रिटिश के साथ कंसिडर करना होगा। तो हैदराबाद को ऐसे लिया, मैसूर को ऐसे लिया और तंजौर को ऐसे लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स मतलब किसी चीज़ का अस्त हो जाना। मतलब अगर कोई भी ऐसी लैंड, जिस कोई भी ऐसी प्रिंसली स्टेट है जिसका कोई हायर नहीं है, मेल हायर, फीमेल नहीं, मेल हायर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इट विल बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। चाहे सतारा हो, झांसी हो। इसी के लिए तो वही थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, 1857, नागपुर, उदयपुर। डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, ये एक ही जगह लगी, अवध। तो अब ऐसा हुआ कि मतलब सब बढ़िया चल रहा है। 1856 में ये एक दिन उठे, बोलते हैं कि अब पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, मतलब कि दिल्ली से दंगा नहीं करना, इसीलिए अवध को बीच में बफर करके रखो। तो एक दिन 56 में इनको लगा कि अब दिल्ली में बचा ही क्या है, अब तो हम ही है, बिकॉज नाउ तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कहते हैं कि भाई अब अवध को फालतू में क्यों, मतलब इतना वो करना है ना, राजा के इतने नखरे क्यों सहने। तो सीधा बोल दिया कि मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, तो हम अवध को एनेक्स कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द सोल्जर्स हु डाइड इन 1857 केम फ्रॉम अवध। और उसका रीज़न भी यही था कि भाई राजा जी, है ना, जैसे कहते हैं राजा जी की फौज, है ना। तो वैसे करके कि भाई राजा जी से उनकी गद्दी छीन ली, तो राजा जी की फौज ने उनका बदला लेना शुरू कर दिया। इसके बाद पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी है, ये इन लोगों ने अफ़गानिस्तान में यूज़ करी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और कोई ज़रूरत नहीं है अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है हम वो जाने, बाय कीपिंग आर इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि बंजर सी जगह है, वहाँ कुछ होता तो है नहीं। बस हम क्या करेंगे, अफ़गानिस्तान को छेड़ेंगे नहीं, अफ़गानिस्तान को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है? आगे चलते हैं। इसके बाद आई, मतलब ये 1864 है, 10 साल के बाद आती है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। तो अब क्या हुआ, लिट्टन आ गया। लिट्टन ने ये बोला कि लिट्टन ने ये बोला कि अब मास्टरली इनएक्टिविटी छोड़ो, अब हम क्या करेंगे, हम एक साइंटिफिक बॉर्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम हमारे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को
बना सकें, मतलब हमारा एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को स्थापित कर सकें। और रिलेशन ऑफ विद अफगानिस्तान कुड नो लॉन्गर बी केप्ट एम्बिगुअस, कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि जैसे इससे पहले क्या हो रहा था, क्योंकि मास्टरली इनएक्टिविटी थी, तो अफगानी आते थे यहाँ पे सेटल हो गए, कभी यहाँ पे सेटल हो गए, ऐसे करते करते वो इंडस रिवर के तक आ जाते थे। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब इनको पीछे पुश करो, और हम एक दुरंद लाइन सी बना देंगे कि इस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ इंडियन टेरिटरी, और यहाँ पे एक परमानेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिठा देंगे, ताकि हम अपने एरियाज इन इंडिया को, अपने जो एरियाज हैं इंडिया में, उसको अच्छे से गवर्न कर सकें। तो प्राउड रिजर्व लिप्टन की है। ठीक है, ये चीज़ बस इतना ही। अगर क्वेश्चन मतलब ये ऐसे आएगा ना कि अब आपको देखो एक पूरी कहानी पता चल गई इसकी वजह से। ये नोट्स अच्छे क्यों हैं? क्योंकि जब आप इसे सेकंड टाइम रीड करोगे जल्दी होंगे, तब मुझे पता है ना भाई, पहले बंगाल में गए, ठीक है, फिर मैसूर में आए, फिर उसके बाद मराठास के पास जा रहे हैं, फिर सिंध में, फिर पंजाब में, है ना? फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अफगानिस्तान का भी देखा था, तो पूरा का पूरा एक ना कर्व बन जाता है। सो दिस व्हेन यू विल रिवाइज दिस बिटवीन योर प्रीलिम्स एंड मेंस, टक टक करके छपेगा दिमाग में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके साथ था? झांसी के साथ था, सतारा के साथ था, और आपने एक और स्टेट देखी थी, उदयपुर, ये रही, है ना? ऐसे करके डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस किस पे लगाई? अवध पे लगाई, है ना? ये रही डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, ये रही अवध पे, है ना? तो ऐसे करके दैट इज व्हाई वी आर नॉट रीडिंग इट कि हमारे दिमाग में छप जाए। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्राउड रिजर्व आर रिलेटेड टू सिंध, ऐसे एग्जाम में देंगे, सिंध, अफगानिस्तान, फिर उसके बाद दे विल गिव पंजाब, और फिर दे देंगे राजस्थान या राजपूत। हो गया, सोचो बैठ के। बाकी सब सोचेंगे, तुम अटेम्प्ट करके आना कि अफगानिस्तान के साथ थी। अब यहाँ पे बोला है कि आर्मीज ऑफ ब्रिटिश इंडियन कंपनी विद इंडियन सोल्जर्स ओनली, ऐसा नहीं कि बाहर के सोल्जर है तो ज़्यादा दिमाग है, विद इंडियन सोल्जर विन अगेंस्ट द आर्मी ऑफ इंडियन रूलर्स। ऐसा कैसे हो गया? तो ये कह रहे हैं कि भाई इसीलिए हुआ क्योंकि भाई इनके पास डिप्लोमेटिक मास्टरी थी, स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस थे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जब ब्रिटिश लड़ते थे तो अवध हेल्प के लिए आता था नॉर्थ में, बंगाल से पीछे से बैक सपोर्ट आती थी, क्योंकि बंगाल तो इन्हीं का था। जब साउथ में लड़ते थे तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इनको सपोर्ट करा, है ना? अ लॉट ऑफ टाइम्स जब इन लोगों ने मैसूर स्टेट को तोड़ा, तो उस समय मराठास इनके साथ थे, निज़ाम इनके साथ थे, ब्रिटिश इनके साथ था। तो ये क्या है? दिस इज डिप्लोमेटिक मास्टरी, कि तुम दुश्मन को अपने लिए इस्तेमाल कर ले जा रहे हो। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस थे, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, वही सेम चीज़ आपको बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी थी इनके पास, ठीक है, एंड जैसे कि इनके पास वेपनरी थी, मस्केट्स एंड कैनन्स, और सामने वाले के पास क्या था? स्पीयर्स एंड स्वॉर्ड्स। ऐसे करके लिखना, मज़ा आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसीज थी, ऊपर भी तो सेम चीज़ पढ़ के आ रहे हो, नहीं पढ़ के आ रहे? सर आर्थर वेलेस्ली, फिर उसके बाद आयर कूट, ये सभी तो पढ़ते आ रहे हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखनी है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग अच्छी थी, डिसिप्लिन्ड फोर्स थी। क्या हमने ऊपर नहीं पढ़ा था कि ये जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बना रहे हैं? जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बनाते हैं, तो इसीलिए इनके पास फाइनेंशियल सुपीरियोरिटी थी, और बंगाल से तो इनको मिल ही रहा था दबा के पैसा। नेवल डोमिनेंस थी और लॉजिस्टिकल एज था। ये लोग क्या करते थे, जब ऐसे मतलब यहाँ पे अपनी शिप खड़ी कर देंगे, और यहाँ से भी हमला करेंगे, यहाँ से भी हमला करेंगे, तो आर्मी तो हिल जाएगी ना, जब दो तरफा हमला हो रहा है तो। फिर उसके बाद यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर था और प्रोफेशनलिज्म थी, ये सबसे ज़रूरी है भाई, कि ये जो भी काम करते थे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ करते थे। वी शुड राइट दिस। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि एक्सटर्नल सपोर्ट, मतलब ब्रिटिश फोर्सेस एंजॉयड क्रूशियल एक्सटर्नल सपोर्ट लीडरशिप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लीडरशिप का तो हमने ऊपर भी देखा है। और यहाँ पे लिखा है कि बैक्ड बाय द क्राउन, जो कंपनी थी इट वाज बैक्ड बाय द क्राउन, पार्लियामेंट एंड गाइडेड बाय एग्जाम्पलरी लीडरशिप, की लीडरशिप उनकी फैंटास्टिक थी, सीधी सी बात थी, वही सेम चीज़ है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857, तो यहाँ पे लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टिल 1858 वाज इन दी हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और अब कहोगे भाई 1857, देखो 1857 का रिवॉल्ट होगा, उससे पहले भारत में किसका राज है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब फिर किसका राज होगा? क्राउन का। कि मतलब यहाँ पे
कंपनी राज है। यहाँ पे जो इंडियंस थे वो बन गए ब्रिटिश इंडियन। ये डिफरेंस है कि देश के शासन की सीधी जिम्मेदारी क्राउन की है, ऐसे करके, कि पार्लियामेंट की है। तो यहाँ पे लिखा है कि मोनोपोली ट्रेडिंग बॉडी थी वो, और ये बेसिकली इंडियन अफेयर्स को रेगुलेट करती थी, और इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट भी निकाला था। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि subsequently acts of 1793, 1813, 1833 and 1853 were passed, by which company was steadily deprived of its authority and power in India and its privileges curtailed. तो बेसिकली अब क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो कंपनी को कह रहा था कि भाई हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तुम यहाँ पे धंधा करो। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कम जो 1857 से पहले भी जो 1793, 1813, 1833 में जो एक्ट्स आए थे उसमें कंपनी की जो पावर थी उसको स्टेडीली डिक्रीज किया जा रहा था। यहाँ पे बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, तो कमर्शियल इन नेचर थी, कि मतलब उनका सिंपल था कि उनको पैसे पैसे सबसे ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बाय द बोर्ड्स, जैसे बोर्ड ऑफ ट्रेड, रेवेन्यू बोर्ड, मिलिट्री बोर्ड। फिर इसके बाद ये कह रहे गवर्नमेंट बाय रिकॉर्ड, व्हेन ट्रांजैक्शंस वर कमर्शियल रिकॉर्ड्स वर ब्रीफ एंड मैनेजेबल बट पॉलिटिकल डिटेल्स मेड रिकॉर्ड कीपिंग cumbersome एंड वॉल्यूमिनस। फिर उसके बाद मिसमैनेज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज, एग्जांपल क्लाइव्स डबल गवर्नमेंट और ड्यूल गवर्नमेंट विच रिजल्टेड इन रैम्पेंट करप्शन एंड बैंक्रप्सी। ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं इसमें एग्ज़ाम में अगर आ जाए, मान लो कि इवैल्यूएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें मैं तो पहले वहीं से स्टार्ट करूँगा कि 1857 से ये था, और जो रिस्पेक्टिव एक्ट्स थे जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट्स एंड पिट्स इंडिया एक्ट थे, उनसे बाद धीरे धीरे करके कंपनी से उनको अथॉरिटी जो थी उस उनकी प्रिविलेजेस को कर्टेल किया जा रहा था और अथॉरिटी और पावर को लिमिट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसको कमर्शियल रखना चाहते थे। हाउएवर ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करती थी? बाय मेकिंग बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स के थ्रू, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने देखा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ ट्रेड, रेवेन्यू बोर्ड एंड मिलिट्री बोर्ड, ऐसे करके बना लेते थे, और ये बोर्ड फिर मिलिट्री के डिसीजन लेंगे, रेवेन्यू के एंड ट्रेडिंग के डिसीजंस लेंगे। हाउएवर ये जो सिस्टम था ये काफ़ी मिसमैनेज्ड था, जो कि हमको दिखा फ्रॉम द डबल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। एंड this mismanagement, corruption and interference in local customs led to revolt of 1857। इतना लिख के ख़त्म कर देंगे। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि हम देखते हैं अब। Why did armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped army of Indian rulers? Give reasons। वही देखा ना अभी हमने, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रीजंस उसके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद मेरिट को प्रमोशन, फिर उसके बाद सैलरी टाइम पर देते थे तो उससे मोटिवेशन रहती थी, एंड मेरिट कह लो या फिर रिकॉग्निशन फॉर वैलर, तो उसके लिए विक्टोरिया क्रॉस ये सब दे देते थे। वैसे हो गया, कितने पॉइंट मिल गए सोचो। क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी, मतलब 1750s, was the behest specter of fragmented polity। मुगल्स, नादिर शाह 1739, फिर उसके 1739, 1764 में शाह आलम को पेल दिया, फिर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दिख गई। बाय 1783 मुगल जो था वो ही वॉज द पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश, ये लिख दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो रीजनलिज्म था उसका राइज हुआ, उसमें हमने मराठास देखे, सिख्स देखे, जाट देखे, राजपूत देखे। फिर इसके बाद हमने और क्या देखा? हमने देखा कि अम, फिर इसके बाद इसी में हम मैसूर भी लिख सकते हैं, हैदराबाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, कि कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी को कैप्चर कर सके, है ना। जैसे कि जो मराठास थे वो वीक हो गए थे आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो जो ब्रिटिश थे वो बेसिकली अभी भी क्या कहते हैं, ड्यूल गवर्नमेंट के थ्रू रूल कर रहे थे, वो ट्रू कंटेंडर्स की तरह दिखना नहीं चाहते थे बिकॉज दे वर आउटसाइडर्स। और
इसके अलावा और कोई था नहीं। जो जाट्स थे, सिख्स थे, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो मतलब दिल्ली की तरफ देख सके। तो इसी फ्रेगमेंटेड पॉलिसी में राइज होता है किसका? ब्रिटिश का। इतने पॉइंट्स इतने ऐसे लिख देंगे तो भाई कौन ही है ना। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग व्हाई यू शुड रिवाइज इवन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी जस्ट राइट, हम अपने माइक्रो नोट्स को रिवाइज करते रहते हैं। ये पॉइंट्स कहाँ से आएंगे फिर? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 17 61। व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वर फॉट इन पानीपत? मान लो मुझे अभी तो ये तो हमने पढ़ लिया है ना कि वहाँ पे फ्लैट प्लेन्स है, मानसून सीजन कम है, लोकल लोकल स्मिथ लोकल वो मिल जाते हैं, आर्टिसंस मिल जाते थे काम करने के लिए, वॉर की इक्विपमेंट्स के लिए। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया का राउट, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान का राउट, और दिल्ली, सारे के सारे आके यहाँ पे मिलते थे। एक कॉमन पॉइंट था बिटवीन दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। यही तो हमने पढ़ा है। फिर इसके बाद हमने और क्या पढ़ा इसके अंदर, और हमने इसके ज्योग्राफिकल रीज़न देखे कि यहाँ पे जो मानसून होता है वो शॉर्ट होता है, और फिर उसके बाद ये क्या है, फ्लैट प्लेन है, तो यहाँ पे कैवलरी बढ़िया चलेगी, है ना। तो कैवलरी के लिए बढ़िया था। वी हैव गॉट सो मेनी पॉइंट्स। और यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो बैटल्स 14 पानीपत ऐसे करके। यहाँ पे लिख दिया 1526 पानीपत 1, और 1556 पानीपत 2, 1556 पानीपत 2 एंड 1761 पानीपत 3। ऐसे कर दोगे ना भाई, उसको समझ में आ जाएगा कि इसने एफर्ट तो मारा है, ही इज़ अ सीरियस एस्पिरेंट। इसको कम आता हो ज़्यादा आता हो, सीरियस तो है कम से कम, एंड यू विल गेट मार्क्स। दैट इज़ वाई रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई वी